आज हम लोग बिलियन चैप्टर का 10वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें चौथे अणुसंख्य गुण जिसका नाम है परासरण दाब, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं परासरण दाब। हेडिंग डाल लीजिएगा परासरण दाब। सबसे पहला चीज, परासरण दाब को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परासरण होता क्या है, और परासरण को हम लोग इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे परासरण क्या होता है। बहुत से किताब में अलग अलग डिफिनेशन दिया है, लेकिन आप लोग एक कंसेप्ट बस याद रखिए। परासरण होने के लिए हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। जब तक अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगा तब तक परासरण नहीं होगा। दूसरा, परासरण की घटना में हमेशा विलायक के अणु का मूवमेंट होगा। केवल व केवल विलायक के अणु गति करेंगे, विलेय के अणु गति नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं परासरण होता क्या है। परासरण की घटना को समझने के लिए बहुत आसान है। हम लोग एक कंसेप्ट लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर तनु विलयन, एक कंटेनर के अंदर तनु विलयन ले लेते हैं और दूसरे कंटेनर के अंदर सांद्र विलयन ले लेते हैं। इस दोनों विलयन को हम कनेक्ट कर देते हैं और इनके बीच में एक झिल्ली लगा देते हैं और इस झिल्ली का नाम है एसपीएम। इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मूवमेंट किसका होगा? विलायक का। कहाँ से कहाँ होगा? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। किस चीज़ का मूवमेंट होगा? केवल व केवल विलायक के अणु का होगा। चलिए अब हम देखते हैं परासरण होता क्या है। तो परासरण क्या होता है, पहले तो हम समझ गए डायग्राम से कि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। इस घटना को कहेंगे परासरण। तो परासरण होता क्या है? वह प्रोसेस जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, उसे परासरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे परासरण से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहला एक हम समझेंगे कि बाह्य परासरण क्या होता है। इसी को हम लोग बाह्य परासरण क्या होता है। बाह्य परासरण को ही हम लोग कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे जी? एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। चलिए अब हम समझते हैं एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहला चीज, बाह्य का मतलब बाहर जाना। क्या बाहर जाएगा जी? विलायक के अणु। तो हम बात करेंगे बाह्य परासरण क्या है। बाह्य परासरण होता क्या? वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें विलायक के अणु सेल में से बाहर जाते हैं, उसको कहेंगे बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण क्या होती है? वह प्रोसेस जिसमें विलायक के अणु सेल में से बाहर निकलते हैं, उसे कहेंगे बाह्य परासरण। अब हम बात करते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण को हम लोग कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। अब एंड का मतलब अंदर, ऑस्मोसिस। चलिए, तो हम लोग जिस तरह से बाह्य परासरण पढ़े थे कि विलायक के अणु सेल में से बाहर जाते थे, तो यहाँ पर कहाँ आएंगे? सेल के अंदर आएंगे। तो अंतः परासरण क्या है? वह प्रोसेस जिसमें विलायक के अणु बाहरी वातावरण में से सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, इसे कहते हैं अंतः परासरण। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा परासरण दाब। हेडिंग डाल लीजिएगा परासरण दाब। परासरण दाब। और परासरण दाब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे जी? ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब हम लोग समझेंगे परासरण दाब क्या होता है। बहुत आसान है। अगर आपको परासरण समझ में आया है तो परासरण दाब भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखता हूँ परासरण दाब क्या होता है। कुछ करना नहीं है। जो विलायक के अणु
सांद्र विलयन में जा रहे थे, तो इनको सांद्र विलयन में जाने से रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना दाब लगाएंगे, उसी दाब को कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होती है? सांद्र विलयन के अंदर लगाया गया वह दाब जो विलायक के अणु को सांद्र विलयन में प्रवेश करने से रोक दे, उस दाब को कहेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होगी? वह दाब जो विलायक के अणु को सांद्र विलयन में प्रवेश करने से रोक देता है, उसे कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं जी? P से। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि परासरण दाब निकालने के लिए इसका नियम क्या है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम, परासरण दाब का नियम। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं वांट हाफ नियम। तो इसी को हम लोग कहते हैं वांट हाफ नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं परासरण दाब का नियम क्या है। इस नियम का कहना है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंसेप्ट कि किसी भी विलयन का परासरण दाब टेम्परेचर के समानुपाती होता है। और इस तरह से अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो ऑन द कंबाइनिंग अगर इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो होगा क्या? P समानुपाती Ct। अगर P को बराबर में बदलें तो एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे R। और इस तरह से परासरण दाब का नियम है P बराबर RCT। यहाँ पर R क्या है? तो यह विलयन स्थिरांक है, विलयन कांस्टेंट है और इसका मान कितना होगा? 0.082। और इसको कहते क्या है? विलयन कांस्टेंट। क्या कहेंगे जी? विलयन कांस्टेंट कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं C के बारे में। तो C को हम लोग कहते हैं सांद्रता और T को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर कहेंगे जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ताप कहते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे नोट के बारे में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट देंगे, थोड़ा सा नोट के माध्यम से देखिएगा। नोट, और नोट में सबसे पहला कंसेप्ट, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सांद्रता नहीं दिया गया है तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला N/V। और यहाँ पर N क्या है? तो यह मोल है और V क्या है? तो विलयन का आयतन है। और दूसरा कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में मोल नहीं दिया है तो मोल का सूत्र भार बटा अणु भार। और इस तरह से अगर ये दोनों कंसेप्ट याद है तो इनको उठा करके इस फॉर्मूला में रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। परासरण दाब के नियम से क्वेश्चन बनते हैं, या तो अणु भार पूछ लेगा, या विलय का भार पूछ लेगा, या कभी कभी सीधे सांद्रता पूछ लेता है। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। इसका मतलब तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जो टेम्परेचर है हमेशा किस में रखेंगे? केल्विन में। और चौथा कंसेप्ट, अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दें तो केल्विन आ जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें तो T डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए तो हमारा टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में। और ये हमारा था परासरण दाब से संबंधित कुछ कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा एक बात के जिक्र करेंगे, नोट में 5 नंबर थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, आगे जिक्र करते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब पार करने देना, और झिल्ली मतलब झिल्ली। मतलब विलयन के अंदर हमेशा दो चीज होंगे, एक विलेय और दूसरा विलायक। और केवल व केवल अगर विलायक के अणु को जाने दे तो उसको कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? हेडिंग डाल लीजिएगा
अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हेडिंग डालिएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए अब हम देखते हैं और पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ऐसा और पारगम्य झिल्ली, ऐसा कोई भी झिल्ली जो विलयन में से केवल व केवल विलायक के अणुओं को पार करने देती है, उसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को पार करने देती है, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि परासरण दाब को नापेंगे कैसे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा परासरण दाब को मापने की विधि। और परासरण दाब को मापने के लिए हमेशा एक ही विधि सबसे सुटेबल है, और उसका नाम है वर्कले एवं हार्टले की विधि। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे कि परासरण दाब मापने के लिए वर्कले और हार्टले की विधि, वर्कले और हार्टले की विधि, हार्टले की विधि, वर्कले और हार्टले की विधि। चलिए अब हम देखेंगे कि इस विधि के द्वारा परासरण दाब को कैसे मापेंगे। बहुत आसान है, एक डायग्राम के सहायता से हम लोग समझेंगे कि परासरण दाब को कैसे मापेंगे। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें हम लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर हम केवल व केवल विलायक भर देते हैं, केवल व केवल विलायक भर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस कंटेनर में दो कॉर्नर पर, दो किनारे पर हम एक कैपिलरी लगा देते हैं, एक केशिका नली लगा देते हैं, एक कैपिलरी लगा देते हैं। और इस कैपिलरी में विलायक के अणु, मतलब जो पानी भरे हैं, वह एक लेवल तक रहेंगे, जिसको हम रीड कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसके बगल में एक हम लोग फ्लास्क लगा देते हैं, एक फ्लास्क लगा देते हैं। और ये हमारा पानी का लेवल, ये हमारा पानी का लेवल बताएगा कि कहाँ तक इस नली के अंदर पानी है। पूरे के पूरे इस कंटेनर को हम लोग एक नया कंटेनर से जोड़ देंगे, जिस कंटेनर के अंदर विलयन भरा होगा। जिस कंटेनर के अंदर क्या भरा होगा जी? विलयन भरा होगा। और इस कंटेनर के अंदर हम लोग भर देते हैं विलयन। क्या भरेंगे जी? विलयन भर देंगे, विलयन भर देते हैं। और इस विलयन वाले कंटेनर में हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं जो प्रेशर अप्लाई करेगा विलयन के ऊपर। और इसी में हम अलग से एक दाब मापने के लिए मैनोमीटर लगा देते हैं, जो दाब नापेगा। तो इसका नाम क्या है जी? मैनोमीटर। जब इतना सेटअप कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर परासरण दाब नापेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्कले और हार्टले की विधि के द्वारा कैसे परासरण दाब को मापेंगे। इस विधि में करेंगे क्या? सबसे पहले एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होगा। इस पूरे कंटेनर के अंदर विलायक को भर देंगे, और इस कंटेनर में अलग से केशिका नली को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे जी? केशिका नली को। और इसमें पानी के लेवल को हम लोग रीड कर लेंगे, लिख लेंगे। इस पूरे के पूरे कंटेनर को एक अलग कंटेनर से जोड़ देंगे, जिसमें विलयन भरा होगा। और इस विलयन वाले कंटेनर में दो अलग से सिस्टम लगे होंगे। एक सिस्टम का नाम है पिस्टन, और दूसरे सिस्टम का नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर दाब को मापने का काम करेगा, और ये पिस्टन विलयन के ऊपर दाब लगाने का काम करेगा। अब इस प्रोसेस, जैसे ही परासरण की घटना स्टार्ट होगी, विलायक के अणु विलायक में से निकल करके
और पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में आएंगे। जैसे ही विलयन में आएंगे, इस कैपिलरी में पानी का लेवल नीचे गिरेगा, जहाँ तक भी गिरता है उसको इस प्राइमरी लेवल तक ले जाने के लिए पिस्टन के द्वारा इस विलयन पर प्रेशर लगाएंगे। जिस प्रेशर पर यह पानी अपने प्रारंभिक लेवल पर आ जाएगा, उस लेवल को इससे रीड करेंगे और वही लेवल हमारा परासरण दाब होगा। और इस तरह से वर्कले और हार्टले की विधि के द्वारा परासरण दाब को आसानी से माप सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा अणु संख्या गुण में चौथा अणु संख्या गुण परासरण दाब। इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आप लोग बनाइए, बन जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।